आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि आरबीआई ने अब डायरेक्शन दिया है बैंक्स को कि वो अब एनपीए वाली प्रॉपर्टी को जब्त कर सकते हैं। और इसी को लेकर के ये जो मास्टर डायरेक्शन है या कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन है उसको निकाला है आरबीआई ने। इसको थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे कि आखिर ये न्यूज़ आखिर है क्या, इसमें क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं आरबीआई की तरफ से, कब ऐसा हो सकता है। तो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज हैं उसमें जो भी बैंक या एनबीएफसीज होते हैं, अगर उन्होंने लोन दिया हुआ है और उसके बदले में कोलेटरल के तौर पे कोई फिजिकल एसेट उनके पास है, चाहे वो घर हो, फैक्ट्री हो, मशीनरी हो, कार हो, कुछ भी हो, तो उनके पास रहता है। अब अगर वहां पे एनपीए होता है तो वो वहां पे एनपीए होने के बाद उसके ऊपर बैंक अपना कब्जा कर नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते उसको अपने नाम कर ले, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जो लोन है जब वो एनपीए बन जाता है, मतलब कि आपने ईएमआई देना बंद कर दिया और बैंक ने उसकी रिकवरी के लिए प्रोविजन दिया, 90 दिन से ज़्यादा का समय हो गया, आपने ईएमआई नहीं पे करी, एनपीए वो बन गया। तो उसमें जो स्टैंडर्ड रिकवरी अगर फेल हो जाती है कि मतलब बैंक ने बाकी जितने भी रिकवरी के तरीके हैं वो सारे तरीके जो है अपनाए, लेकिन उसके बाद भी जो एनपीए है वो आपका रिकवर नहीं हो पाया बैंक का, या फिर जो रिकवरी है लोन की वो हो नहीं पाई, तब अब आरबीआई ने ये कहा है कि अब जो लेंडर होगा, लेंडर का मतलब बैंक या एनबीएफसी, उसके पास ये पावर होगी कि वो जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो ये रेमेडीज हैं उसको यूज करके जो टोटल ओनरशिप है कोलेटरल की वो जो है वो ले सकते हैं। मतलब एक तरीके से समझिए कब्जा अपने नाम पे कर सकते हैं। मतलब अगर आपने कोई लोन लिया है अपने घर के नाम पे, आपने ईएमआई नहीं दे पे करी, और उसके बाद ऐसा नहीं कि आपने 90 दिन का समय बीत गया, ईएमआई नहीं पे करी, तो बैंक ने तुरंत उस पे कब्जा कर लिया, वो जो तरीके हैं रिकवरी के वो सारे अपने, उसके बाद भी रिकवरी नहीं हो पाई, तो उस घर को बैंक अब जो है अपने कब्जे में ले सकता है। और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो कोई, चाहे वो लैंड हो, चाहे मशीनरी हो, वो सब कुछ आएगा। और इसी को लेकर के आरबीआई ने स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट एसएनएफए के जो डायरेक्शंस हैं वो निकाले हैं। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि कब ऐसा होगा। अब यहाँ पे ये सारी चीजें इतनी सिंपल नहीं है, थोड़ा हम इसको डिटेल में समझते हैं आखिर इसमें प्रोविजंस दिए क्या गए हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, ऐसा नहीं है जैसा मैंने आपको कहा कि आपने कोई लोन लिया है, चाहे गाड़ी के नाम पे, घर के नाम पे, अपने व्यापार के नाम पे, और आपका 90 दिन हो गया, आपने ईएमआई नहीं पे करी, तो 91वें दिन बैंक आएगा, कहेगा चलो घर से निकलो, अब हमारा कब्जा। ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे आरबीआई ने ये कहा है कि सबसे पहले तो ये जो कह सकते हैं जो एक्वायर वाली फिजिकल एसेट की जो बात है वो तभी आएगी जब वो प्रॉपर्टी या जो एसेट है वो एनपीए हुआ हो, है ना। ऐसा नहीं है कि ईएमआई नहीं दी, आपने लेट कर दिया तो एनपीए हो गया, नहीं। तो वो एनपीए होना चाहिए। एनपीए हो भी गया, उसके बाद ऐसा नहीं है कि बैंक डायरेक्ट उसको कब्जे में ले ले, उसको जितने भी रिकवरी ऑप्शंस हैं जो पहले से चले आ रहे हैं वो सारे अपनाने होंगे। और उसके बाद भी अगर वो जो एनपीए है वो रिकवर नहीं हो पाता है, तब जाकर के ये केवल एक आखिरी चारा बनेगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात इसमें है। ये नहीं है कि पहला तरीका है कि आपका एनपीए हुआ बैंक ने कब्जा कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। बैंक एनपीए होगा, फिर जितने रिकवरी के माध्यम पहले से उपलब्ध हैं उनको वो ट्राई करेगा, उसके बाद भी अगर नहीं हुआ तब बैंक जो है उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है। अब यहाँ पे एक्वायर जब करेगा तो ये होगा कि क्या प्रॉपर्टी एक्वायर करने पे लोन माफ हो जाएगा या फिर लोन जो है पूरा का पूरा सेटल हो जाएगा। तो उसको लेकर के दो तरीके हैं। पहला, मान लीजिए कि आपने 100 करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ है, कोई फैक्ट्री आप चला रहे हैं, 100 करोड़ का लोन लिया हुआ है, और ऐसे में अगर आपका एनपीए हो गया और रिकवरी प्रोसेस भी सारे काम नहीं आए, तो बैंक आपकी जो फैक्ट्री है अगर उसको जो एक्वायर करता है, और वो जो फैक्ट्री की कीमत है वर्तमान समय में वो आपकी 100 करोड़ रुपए का जो लोन है उसको पूरा कर देती है। मतलब ऐसे केस में फुल सेटलमेंट हो गया। अगर उस बैंक ने आपकी फैक्ट्री पे कब्जा किया या एक्वायर किया तो पूरा का पूरा जो लोन है वो आपका कवर हो जाएगा, तब तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा है कि आपकी जो फैक्ट्री है उसकी वर्तमान समय में कीमत केवल 70 करोड़ रुपए ही है ना, तो ऐसे में तो 100 करोड़ में से केवल 70 करोड़ ही बैंक जो है दिखाएगा कि मेरे जो है ये आपके कवर हुए हैं। बाकी का बचा जो 30 करोड़ रुपए है, इसके लिए आरबीआई ने कहा है कि इसको बैंक को कैसे देखना होगा, इसको देखना होगा रीस्ट्रक्चर्ड एसेट के रूप में, और जो प्रूडेंशियल प्रोविजनिंग नॉर्म्स हैं वो उसके ऊपर लगानी होगी। मतलब ये 30 करोड़ पे जो रिकवर नहीं हुए हैं, इसको बैंक एक नए लोन की तरह देखेगा और इस नए लोन पे उसको फिर से प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। ये यहाँ पे बात कही गई है। मतलब इसको रीस्ट्रक्चर्ड एसेट के तौर पे देखा जाएगा, नया लोन ऐसा दिया गया है जिसको जो है रिकवरी करनी है। अब यहाँ पे दूसरा एक और आरबीआई ने ये कहा है कि जो बैंक हैं वो कई बार ना इन्फ्लेटेड जो अपनी बैलेंस शीट है उसको दिखाने लगते हैं। मतलब अगर उन्होंने 100 रुपए की चीज़ अगर अपने कब्जे में ली है तो उसको दिखा देंगे 150 रुपए की चीज़ है। क्यों भाई, बैंक उनकी बैलेंस शीट अच्छी होगी, शेयर उनके अच्छे होंगे, मजबूत स्थिति है। इसको प्रिवेंट करने के लिए भी आरबीआई ने इंतजाम किया है।
आरबीआई ने कहा है कि जब भी आप किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हैं, फिजिकल एसेट को, तो आप उसको दो चीजों पे जो है एसेस करो। पहला, नेट बुक वैल्यू ऑफ द एक्सटिंग्विश्ड लोन पोर्शन, कि मतलब उसकी जो नेट बुक वैल्यू है वो कितनी है लोन पोर्शन की। मतलब मान लीजिए 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो वो 100 करोड़ रुपए ही आपको मिल पा रहे हैं उसके, तो वो आप दिखाएंगे। या फिर एस्टिमेटेड डी स्ट्रेस सेल वैल्यू ऑफ एक्वायर्ड एसेट, कि अगर आपको उस एसेट को जिसको आपने अभी कब्जे में लिया, अगर आपको तुरंत बेचना हो तो उस समय उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, उसके आधार पे। तो मान लीजिए अभी तुरंत आपको बेचना है और मार्केट वैल्यू उस एसेट की आ रही है कितनी, 70 करोड़ रुपए, तो इन दोनों में से जो लोअर होगा, मतलब ये वाला होगा, उसको दिखाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, ये दोनों नहीं दिखाएंगे। अगर वो ऐसे दिखा रहे हैं, मान लीजिए नेट बुक वैल्यू, मान लीजिए उन्होंने कोई फैक्ट्री कब्जा करे, वो उसकी कीमत उनको लग रही है कि 150 करोड़ रुपए है, 100 करोड़ का लोन था, 150 करोड़ रुपए है, तो ऐसा नहीं होगा कि बैंक को बैठे बैठे 50 करोड़ रुपए का फायदा बन गया, नहीं। वो इसको निकालेगा और उसको निकालेगा कि अगर तुरंत उसे बेचना हो उस फैक्ट्री को तो कितना पैसा मिलेगा। उन दोनों में से जो लोअर वैल्यू आएगी वही अपनी बैलेंस शीट में वो दिखा सकते हैं। और इसको लेकर के जो सब्सिक्वेंट रिपोर्टिंग पीरियड है वो भी यहाँ पे रखा गया है कि इसमें ये कहा गया है कि मोस्ट रिसेंट डिस्ट्रेस वैल्यू, मतलब एक साल का ये हो गया, अगले साल वो फॉरवर्ड होता है, तो उसमें ये कहा गया है कि जो एडजस्टेड एनबीवी है, जो उस समय की जो यहाँ पे नेट बुक वैल्यू होगी, और जो उस समय की रिसेंट की जो डिस्ट्रेस सेल वैल्यू होगी, उसको फिर से कंपेयर करेंगे। और मान लीजिए अगले साल जो डिस्ट्रेस वैल्यू है वो घट करके 50 करोड़ रुपए रह जाएगी, और एडजस्टेड जो एनबीवी है वो लेट से 150 करोड़ रुपए से 100 करोड़ रुपए आ जाती है, तब भी ऐसे केस में इन दोनों का जो लोअर होगा वही बैंक को अपने बैलेंस शीट में बुक करना होगा। तो ये सारे जो प्रोविजंस हैं आरबीआई ने किए। इसके अलावा और क्या क्या कहा है कि क्या जो प्रॉपर्टी बैंक ने कब्जे में ले ली है वो पूरा का पूरा उनके ऊपर हक बन गया, क्या वो बैंक की प्रॉपर्टी हो गई? नहीं, क्योंकि जो बैंक है वो कोई रियल एस्टेट कंपनी नहीं है। बैंक का काम है बैंकिंग से रिलेटेड, रियल एस्टेट का काम नहीं है कि वो जो मकान है उन पे कब्जा करे और उसको लेकर के अपनी बिल्डिंग्स बना रहा है, वो नहीं। तो ऐसे में यहाँ पे आरबीआई ने प्रावधान किया है कि कम ज्यादा से ज्यादा 7 साल का जो पीरियड है वो बैंक को मिलता है उस प्रॉपर्टी को सेल ऑफ करने के लिए। मतलब अगर आपने बैंक से लोन लिया है फैक्ट्री के ऊपर 100 करोड़ रुपए का, और वो जो है वो एनपीए हो जाता है, बैंक ने फैक्ट्री कब्जे में ले ली, तो इसका मतलब ये नहीं कि बैंक अब उस फैक्ट्री को लेकर के अपनी फैक्ट्री चलाना शुरू कर दे, नहीं। वो जो वहां पे मशीनरी या फैक्ट्री कब्जे में ली गई है, वो बैंक को 7 साल के अंदर उसको लिक्विडेट करना होगा, ताकि बैंक का जो काम है मेन बैंकिंग का, लोन देने का, लोन रिकवर करने का, वो काम करे, वो और किसी बिजनेस में नहीं जाए। ये भी प्रावधान रखा गया है। यहाँ पे एक एंटी मोरल हैजार्ड क्लॉज भी रखा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जनरली ऐसा भी हो जाता है कई बार कि लोग एनपीए कर देते हैं और उसके बाद जब बैंक उस गिरवी प्रॉपर्टी को बेचने में जाते हैं तो वो जो पर्सन्स होते हैं वो खुद ही उस प्रॉपर्टी को और कम कीमत पे खरीद लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे वही चल रखा गया है कि अब जब ऐसे प्रॉपर्टीज या फिजिकल एसेट का सेल ऑफ होगा तो ये ध्यान रखना होगा कि वो प्रॉपर्टी जो डिफॉल्टिंग बोरोवर है वो नहीं खरीद सकता, ना तो उससे रिलेटेड पार्टीज, मतलब उसके दोस्त या कंपनी या फिर उसके रिश्तेदार, वो नहीं खरीद सकते हैं। इस बात को बहुत ध्यान रखना होगा, ताकि ऐसा ना हो किसी तरीके से कि भाई बैंक ने जो है एनपीए किया, उस प्रॉपर्टी को कब्जे में लिया और उसके बाद फिर उसी व्यक्ति ने उसको और कम कीमत पे जो है वो खरीद लिया, ऐसा ना हो, ये यहाँ पे रखा गया। इसके अलावा मैंडेटरी डिस्क्लोजर भी करने को कहा गया है कि बैंक को ये मैंडेटरी डिस्क्लोजर करना होगा कि जो टोटल स्टॉक एसएनएफए में जो है हेल्ड हैं वो कितने हैं, एसेट टाइप क्या है, टोटल वैल्यू जो एसएनएफए हेल्ड है उनकी क्या निकल के आती है हर साल की, वो उनको अपने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में दिखानी होगी। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें कि इस तरह का जो मूव होता है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एक तो सिग्निफिकेंस अगर आप इसका देखेंगे तो ये निकल के आता है कि जो इस तरह के जो यहाँ पे डिफॉल्टर होते हैं, जो मतलब जानबूझ करके ऐसा डिफॉल्ट करते रहते हैं, उनके ऊपर अब ये होगा कि अब बैंक जो उनकी प्रॉपर्टी को सेल नहीं बल्कि उसके ऊपर कब्जा कर लेगा, मतलब बैंक एक्वायर कर लेगा उस प्रॉपर्टी को, और फिर बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, 7 साल का पीरियड दिया गया है कि वो उसको बेचेगा और उसके बाद रिकवरी करेगा, और यहाँ पे वो उस प्रॉपर्टी को दोबारा खरीद भी नहीं पाएंगे। तो एक तरीके से ये इंश्योर करेगा कि जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं वो जो अपना पैसा लोन पे ले रहे हैं वो वहां पे उस लोन को चुकाएं भी, बल्कि विलफुल डिफॉल्टर बन के ना बैठे। और यहाँ पे बैंक के लिए भी 7 साल का पीरियड इसलिए दिया गया है ताकि 7 साल का एक बहुत बड़ा पीरियड होता है कि वो जो एसेट है उसको लिक्विडेट कर सके, और वहां पे बैंक का जो मेन काम है बैंकिंग का वो करें, ना कि वो जो है रियल एस्टेट के बिजनेस में घुस जाए। तो उसके लिए यहाँ पे प्रावधान रखा गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस ये भी निकल के आएगा कि जो बैंक की जो बैलेंस शीट है वो भी इन्फ्लेटेड नहीं होगी, बल्कि उसको बैलेंस रखने का काम किया जाएगा। मतलब बैंक का ऐसा भी नहीं है कि एनपीए हो गया है और एनपीए होने के बाद रिकवरी नहीं हो पाई तो लॉस वो बुक करे जा रहे हैं। अब वो क्या होगा कि अगर उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेंगे
तो वो उनकी बैलेंस शीट में दिखेगी। तो उससे जो लोन की वसूली होगी वो तो आपकी होगी, लेकिन यहाँ पे ये भी हो पाएगा कि बैंक उसको इन्फ्लेट नहीं कर पाएँगे, उसके लिए भी प्रावधान रखे गए हैं। मतलब एक बैलेंस अप्रोच रखा गया है हर एक तरफ से, कि बैंक को फ़ायदा भी हो और बैंक उसका बहुत मतलब ऐसा ना हो कि फ़ायदा उठा पाए कि भाई कोई प्रॉपर्टी ली उसको इन्फ्लेट करके दिखाए जा रहे हैं, नहीं, ये भी नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे जो बोरोवर्स हैं उनके लिए भी एक चेक एंड बैलेंस का केस होगा कि अगर वो लोन नहीं चुकाते हैं तो अब वो जो प्रॉपर्टी है, अगर सारे मैकेनिज़्म फेल होते हैं तो बैंक उसको एक्वायर कर लेगा। तो ये भी यहाँ पे बात करी जाती है। तो ये सारी चीज़ें इस जो सर्कुलर है उसमें निकल के आती हैं, डायरेक्शन उसमें निकल के आती हैं। बाकी आपका क्या विचार है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपने हमें अगर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।